सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था विसल ब्लोइंग क्या होती है। देन हमने पार्ट 1 में किया विसल ब्लोअर पॉलिसीज के बारे में, जिसमें हमने उसके कंपोनेंट स्टडी किए। नाउ अब हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विसल ब्लोइंग। इफेक्ट्स या हम उसको बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। Consequences of whistleblowing। जैसा हम जानते हैं कि विसल ब्लोइंग क्या चीज़ है, कि हम इसमें क्या करते हैं, जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं या कुछ भी अनएथिकल टास्क हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको बताना है ना, सो दैट कि उनको रोका जा सके। सो नाउ इसके क्या विसल ब्लोइंग के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो देयर आर इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं नेगेटिव कंसिक्वेंसेस की बात में, है ना। सो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में सबसे पहले है टर्मिनेशन। सेकंड है आपका स्ट्रेस, हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। थर्ड है आपका मिसट्रस्ट। फोर्थ है आपका अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। फिफ्थ है आपका ऑस्ट्रेसिज्म। and the sixth one is damage to employer। सो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं विसल ब्लोइंग के। तो सबसे पहले टर्मिनेशंस। टर्मिनेशन मतलब निकाल देना। तो जो पर्सन जो है विसल ब्लोअर का काम करेगा, उसके चांसेस रहते हैं कि टर्मिनेट कर दिया जाता है उसको, या उसके साथ जो भी पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं जो कि विसल ब्लो करते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। सेकेंड है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या है, और टर्मिनेशन से एक चीज और क्या हो सकता है, जो हाईली प्रोफेशनल या क्वालिफाइड पर्सन हो, जो स्किल्ड पर्सन हो, वो बाहर जाए। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस में क्या है कि जिस पर्सन ने विसल ब्लो किया है, जो विसल ब्लोअर है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है कि उसने शायद उस कंपनी के जो माल प्रैक्टिसेस थी, जो इलीगल वर्क हो रहा था, उसको एक्सपोज किया है। तो उसका स्ट्रेस रहता है उसको कहीं ना कहीं। मिसट्रस्ट, इसकी वजह से कंपनी में एम्प्लॉयज के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उसमें मिसट्रस्ट बन जाता है कि अगर हम कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं तो कहीं इसको पता चल जाता है, तो वो क्या है, हाइड करते चलते हैं अपने काम को। देन अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, ड्यू टू दिस विसल ब्लोअर जो है कई बार इसको कोल्ड शोल्डर्स मिल जाता है। कोल्ड शोल्डर मीन्स कि ये जो पर्सन है बेसिकली, है ना, इनको ना क्या हो जाता है कि इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि इसने सारा जो है यहाँ का अनएथिकल वर्क बता दिया था, तो इसको क्या है, कोल्ड शोल्डर मिल जाए, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं डाला जाएगा, जिससे क्या है जो प्रोडक्टिविटी आनी थी हमें एक एम्प्लॉय से, वो पूरी फुल फ्लैश नहीं आती। और मिसट्रस्ट है तो अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि मिलके लोग काम नहीं करेंगे और अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट रहेगा। देन ऑस्ट्रेसिज्म में क्या है कि जब ऑस्ट्रेसिज्म में क्या है कि जो विसल ब्लोअर है ना, उसको जो है एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है, और एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो क्या है ना उसको क्या है क्या कर दिया जाता है, उस पर्सन को या तो निकाल दिया जाएगा अगर उसको किसी वर्क में
इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको ना अलग रखा जाएगा, क्योंकि हर कंपनी चाहेगी कि वो दोबारा से वैसा ड्रामा ना देखे जैसा कि पहले उसने क्रिएट किया था बाय एक्सपोजिंग इज अनएथिकल बिहेवियर। देन डैमेज टू एम्प्लॉयर। डैमेज टू एम्प्लॉयर क्या है? कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयर के लिए फाइनेंशियल टर्मिनल्स और पब्लिक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगी फर्म फर्म जो है एक्सपोज हो जाएगी, तो एक्सपोज होगा तो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल टर्मोइल मतलब घाटा पड़ सकता है उसको, कंपनी को। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। नाउ हमने बात करी पहले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या है कि कहीं ना कहीं विसल ब्लोइंग से हमें ये पता चलता रहता है कि इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट जहाँ पे अनएथिकल वर्क या माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। दूसरा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इससे क्या है, जब विसल ब्लोइंग अगर प्रॉपर पॉलिसी होगी या प्रॉपर प्रोसीजर्स होंगे तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी रहेगी कि कौन सा एथिकली हमारे लिए डिसीजन सही रहेगा और कौन सा गलत रहेगा, है ना, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। देन चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी में क्या है कि अगर प्रॉपर वे से एक प्रोसीजर रहेगा तो विसल ब्लोइंग अगर प्रॉपर वे से होती है तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो है अपनी माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए अपनी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं ताकि कोई भी अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, देन प्रमोट कोड ऑफ एथिक्स एंड द लास्ट वन इज प्रमोट कोड ऑफ एथिक्स। इससे क्या है, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस एक और है कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर प्रोसीजर होगा तो कहीं ना कहीं इस विसल ब्लोइंग की वजह से क्या है, कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो अपने कोड ऑफ एथिक्स को अच्छे ढंग से प्रमोट करती हैं, यूज करती हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ कंसिक्वेंसेस, या बोल सकते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ विसल ब्लोइंग। सो नेगेटिव भी हैं और ये दोनों पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी हैं इसके। नाउ इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल विसल ब्लोइंग पॉलिसी। इंपॉर्टेंस ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी। इंपॉर्टेंस ऑफ क्या इंपॉर्टेंस है इसकी विसल ब्लोइंग पॉलिसी की। सो सबसे पहले है इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से ये विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो है ये एक प्रोटेक्शन के लिए होगी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशंस की। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जिनमें करेज है ना आगे बढ़ के आने का, कि अपनी बात को आगे रखने का, कि कहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और किस तरह से उनको अंजाम दिया जा रहा है। एक ये हो गया। इससे और क्या फ़ायदा है इसके, और क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हमें एम्प्लॉयज़ के बीच में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने का मौका मिल जाता है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्योंकि डेमोस्ट्रेट होती है, क्योंकि वो अनएथिकल या प्रैक्टिसेस को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि कौन किसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं। सेकेंडली इससे क्या है, अनवांटेड अगर प्रॉपर वे से पॉलिसी होगी तो अनवांटेड पब्लिसिटी नहीं होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अनवांटेड पब्लिसिटी नहीं होती है, अदरवाइज उसकी मार्केट रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाएगी। नाउ
अगर अनवांटेड पब्लिसिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो अगर प्रॉपर वे से पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका मार्केट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करे। तो अगर प्रॉपर विसल ब्लोइंग पॉलिसी होगी तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होगी, जिससे मार्केट में रेपुटेशन भी बनी रहेगी, है ना। इससे क्या है, ये रीइंफोर्स करता है कल्चर बेस्ड वैल्यू बेस्ड सिस्टम को, कल्चर वैल्यू बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करती है ये पॉलिसीज, है ना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ whistleblowing policy. Now the process of whistleblowing policy. Now the process of internal whistle blowing. प्रोसेस ऑफ इंटरनल व्हिसल ब्लोइंग। सो मैं इसमें प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इस प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले है एम्प्लॉई रेज ए कंसर्न, then comes to ombudsperson. then उसके बाद initial inquiry, concerned dismissed, और ये आ गया स्टॉप। कमिटी appointed, detail investigation, this is non action taken, concern proved, endorsement, disciplinary action, preventive measure, concern disproved, investigation subject exonerated, investigation subject exonerated, और ये गया। So this is the process of internal whistleblowing process। कैसे चलती है? सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉइज जो माल प्रैक्टिसेस को देखता है, जो समझता है, जिसके पास प्रूफ है,
तो वो एक कंसर्न रेज करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि इस तरह से माल प्रैक्टिसेस हो रही है। देन पर्सन एक कोई कमेटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन हो सकता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कि वो थोरली इन्वेस्टिगेट करे और जो एम्प्लॉय ने कंसर्न रेज किया है वो एक्चुअल में है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वो क्या करता है कि इंक्वायरी करता है। वो कोई भी ऑडिटर हो सकता है कंपनी का, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक हायर अथॉरिटी है। अगर इनिशियल इंक्वायरी में कुछ नहीं होता है तो कंसर्न डिसमिस्ड हो जाता है और प्रोसेस जो है वो रुक जाती है कि कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है। अगर इनिशियल इंक्वायरी में कुछ प्रूव हो जाता है तो एक कमेटी अपॉइंट होती है, 2 या 3, या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एक पर्सन की कमेटी अपॉइंट होती है। वो कमेटी अपॉइंट होकर वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है जो एम्प्लॉय ने कंसर्न रेज किया है। नाउ डिसीजन ऑन एक्शन टेकन, और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। अगर कंसर्न जो है वो डिसअप्रूव्ड हो जाता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया जाता है फर्दर। अदरवाइज क्या होता है, अगर डिसीजन ऑन एक्शन टेकन है ना लिया जाता है ना, और सम टाइम इसी के ऊपर क्या है, एम्प्लॉय रेज ए कंसर्न करता है कि हाँ कौन से पॉइंट पे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देन कंसर्न प्रूव्ड, अगर प्रूव हो जाता है तो डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनल विसल ब्लोइंग। ये इंटरनल विसल ब्लोइंग का प्रोसेस है। नाउ कम्स टू द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। नाउ विसल ब्लोअर, जैसे मैंने बताया था आपको कि विसल ब्लोअर एक ऐसा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का या कोई ऐसा पर्सन जो कि रेज करता है इश्यूज को, कंसर्न्स को, कि इस तरह से माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस या इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो रेज करता है। तो दैट इज नोन एज विसल ब्लोअर। नाउ विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज नहीं है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, क्योंकि विसल ब्लोअर जो है वो ऐसा पर्सन है जो कि माल प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो अभी मैंने बताया था उसके टर्मिनेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या अगर वो टिकता भी है ऑर्गेनाइजेशन तो वो प्रोडक्ट भी उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जाता है उस पर्सन को, है ना, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में भी रहता है कि अगर रिवील होगी विसल जो उसने विसलिंग एक्ट किया है, जो भी ऐसा कंसर्न रेज किया, अगर रिवील होगी उसकी आइडेंटिटी तो क्या होगा, उसकी जॉब चली तो नहीं जाएगी, है ना। ऑल्दो हालांकि कि एक विसल ब्लोअर के लिए ये एक्ट बना हुआ है ना, कि वो क्या है लेबर कोर्ट में या इस तरह की, कि अगर उसने माल प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई कर भी दिया है तो उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसने सही चीज बताई गई है, उसने सही बताया, उसको सही रास्ता बताया ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको नहीं कर सकते हैं, वो केस भी फाइल कर सकता है इसके लिए। बट लीगल प्रोटेक्शन के लिए अगर हम बात करें, सो अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड नेशंस हैं या ये लोग हैं, तो इन्होंने 2000 के अराउंड जो है 1980s और लेट 1980s और 1990s के अराउंड ना रेज किए थे कि हाँ इस तरह का कोई एक्ट होना चाहिए। नाउ G20 जो मीटिंग हुई थी 2005 में, उसमें क्या है एंटी करप्शन एक्शन प्लान बनाया गया था सियोल में 2010 में, है ना। उसको स्पेसिफिकली जो कि फोकस किया गया, किसके ऊपर फोकस किया है, इसमें विसल ब्लोअर्स को उनकी प्रोटेक्शन को लेकर फोकस किया गया है। इन इंडिया विसल ब्लोअर का जो बिल है वो 2011 में पास आउट हुआ। 2011 में इंडिया में इसको लाया गया। 2011 में जो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन का बिल है वो निकाला गया, जिसको राज्यसभा में पेश किया गया था 2014 में, है ना। पास में राज्यसभा में वो 2014 फरवरी 2014 में आया, है ना। एंड 2000 और ये फर्स्ट लॉ था कंट्री का, है ना, जिसमें विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन की बात की गई थी, ना। एज सच देयर इज नो एक्ट। इसके अलावा ना ये एकेडमिक्स की बातें होती थी इससे पहले, ठीक है, कि इस तरह से होना चाहिए, मगर नाउ 2014 में ये बिल पास हो गया, जिसमें एंटी करप्शन बिल के अंदर ही विसल ब्लोअर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बल्कि उसके बारे में भी बताया गया था कि कौन विसल ब्लोअर होता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या रूल्स हैं। नाउ नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ as per annexure ID of clause 49. So non-mandatory
ठीक है। सो नॉन मैंडेटरी एग्रीमेंट था क्लाउज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो इसको दिया था नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एज पर annexure IT of clause 49 of listing agreement। ठीक है। सो इट वाज गिवन बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसने उसने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज की सिक्योरिटी होती हैं, लिस्टेड होती हैं। सो एज पर लिस्टिंग एक्ट कंपनी में इस्टेब्लिश ना कि वो कंपनीज जो है एक मैकेनिज्म बना सकती है कि उसने मार्केट में किस तरह से सिक्योरिटीज को फ्लोट किया है और कितने परसेंट जो है उसको कंसर्न पर्सन को डिविडेंड बनता है। तो उसने ये क्या है, इस प्रोसेस को रखने के लिए एक एथिकल वे में पॉलिसी बनाई थी कि किस तरह से वो फ्लोट करेगा सिक्योरिटी को मार्केट में। ठीक है। सो कंपनी ने एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर द एम्प्लॉय टू रिपोर्ट टू मैनेजमेंट कंसर्न अबाउट ठीक है। सो किसी भी तरह की अगर इसमें सिक्योरिटीज में अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं तो वो कहीं ना कहीं इस क्लाउज के अंदर कंसीडर की जाएंगी। सो आपने जो है हर्षित मेहता स्कैम सुना होगा। तो वो क्या है, सिक्योरिटीज के कारण ही था, बट जल्दी उसको पकड़ लिया गया था कि एक्चुअल में क्या था। सारी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे सर्च भी कर सकते हैं। सो बेसिकली वो क्या है, सेबी ने जो क्लाउज 49 ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें बताया कि कंपनी से जो है एक मैकेनिज्म बताए ताकि पारदर्शिता रह सके कि किस तरह से सिक्योरिटीज जो है मार्केट में आ रही हैं और किस तरह से उसको खरीदा और बेचा जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड था। सो होप आपको विसल ब्लोइंग जो है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि विसल ब्लोइंग क्या है। ठीक है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।